हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 10th मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 11th मार्च को हिस्ट्री का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हैं, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल यानी कि 10, परसों यानी कि 11 मार्च के पेपर के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने आपको 5 सैंपल पेपर करवा दिए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 6 रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, छठा पेपर आपको करवा रहे हैं हम इस सेशन के लिए। और इस पेपर के बाद भी कम से कम 3 से लेकर के 4 सैंपल पेपर और आएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था ना कि हम आपको 10 सैंपल पेपर पूरे के पूरे करवाएंगे, तो प्रॉमिस हम पक्का पूरा करेंगे, चिंता मत करो अभी। ठीक है, तो चलो एक बार ना हम अपने 6 सैंपल पेपर का पैटर्न अगर देखना चाहें, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर दिखेंगे। 34 प्रश्न और 5 खंड होंगे। खंड का के अंदर टोटल आपके जो है ना 21 MCQ होने वाले हैं। खंड खा के अंदर 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा में 8 नंबर के हैं तो 3 क्वेश्चन, बट अथवा सभी में होता है तो ये 6 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। खंड घा में हमारे 4 नंबर के स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं, और 5वें खंड में मैप होता है 5 नंबर का। ऐसे इंग्लिश में सेक्शन ABCD ऐसे रखता है ना, ABCDE। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया पेपर का पैटर्न। अब क्योंकि ये हमारे छठे सैंपल पेपर की पार्ट 1 की वीडियो है, तो इसमें हम अपने 2 सेक्शन पूरे करेंगे, खंड का और खा, यानी कि जितने आपके MCQs हैं ये डिस्कशन करेंगे, और 3 नंबर के आपके जो क्वेश्चन है इनका हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों हम आपके लिए जितने भी हमने आपके लिए MCQ की वीडियोस बनाई हैं, जो भी आपके लिए हमने वन शॉट की वीडियो बनाई है, ठीक है, यहाँ तक कि हमने आपके लिए मैप की वीडियो भी बना दी है, केस बेस्ड वीडियो बना दी है, PYQ भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। इन सभी की वीडियोस के लिंक, वीडियोस का एक पूरा ग्रुप, एक समूह आपको यहाँ पे एक आई बटन में मिलेगा। क्लास 11 हिस्ट्री सैंपल पेपर आई बटन में मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो आपसे जरूर मिस हुई होगी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेना बच्चों उस प्लेलिस्ट को। बाकी चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस पेपर की वीडियो को। रेडी हो बच्चों अपने आज के इस सैंपल पेपर नंबर जो कि हमारा यहाँ पे 6 रहेगा, इसी के पार्ट 1 की वीडियो के लिए तैयार हो बच्चों? पार्ट 1 की वीडियो को समझने को मैं रेडी हूं, आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए आपको करवाने को। रेडी हो जाओ बच्चों सैंपल पेपर नंबर 6 की वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में ही आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी तो उनको भी जरूर देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब सेक्शन A में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 21 MCQs बच्चों। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन MCQ क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो आप अपनी तरफ से जरूर सोचना कि इसका इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और यही नहीं, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो सारे के सारे बच्चे मुझे अपना स्कोर भी बताना कि 21 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे बच्चों। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितने कौन से बच्चों ने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, शुरुआत करें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में खेती की शुरुआत कब हुई थी। तो खेती की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, फटाफट से बताएंगे कब से कब हुई थी। तो देखो ईसा पूर्व की जब बात आती है, ठीक है, तो समय काल क्या होता है, समय काल बढ़ते हुए से घटते क्रम में होता है। तो ये तो नहीं होगा, या तो 6000 से 5000 ईसा पूर्व, या तो 7 से 6, या फिर 9 से 7000। तो कौन सा राइट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहां पे आपका C करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में सेकंड बताएंगे बच्चों, गोल्ड रश का जो जन्म था ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि गोल्ड रश का जन्म कब हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये कहां हुआ था, 2 क्वेश्चन हैं आपके। तो गोल्ड रश कहां पे हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कहां पे हुआ था, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो हमें जगह तो मिल गई कि कैलिफोर्निया है। अब ये देखना है कि ईयर कौन सा था, तो ईयर था बच्चों 1840। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है।
इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि व्हेन एंड वेयर द गोल्ड रश ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कैलिफोर्निया 1840। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे थर्ड है सामंतवाद, जो कि एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला बच्चों कि जो सामंतवाद शब्द है ये किस भाषा से निकला हुआ है, जर्मन से, ठीक है। कौन सा शब्द, फ्यूड। और फ्यूड का अर्थ क्या होता है, तो फ्यूड का अर्थ होता है बच्चों भूमि का टुकड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। उसके बाद देखो बच्चों क्या कहा गया है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, यानी कि रोमन अंपायर जो पूरा का पूरा फैला हुआ है इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें यूरोप का क्षेत्र आता है, बिल्कुल। पश्चिमी एशिया, बिल्कुल। उत्तरी अफ्रीका, ये भी आता है। दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे, मतलब ऑप्शन दिए हैं, इन कथन को आपको पढ़ना है, फिर ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे ये कथन जो है वो मेसोपोटामिया के बारे में है, ठीक है। क्या क्या कहा गया ध्यान से देखिए। मेसोपोटामिया नाम जो है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका मैसोस यानी कि मध्य, दूसरा है पोटेमोस यानी कि नदी। अर्थात मेसोपोटामिया जो है वो दज्ला और फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ क्षेत्र को इंगित करता है। तो यानी कि पहला भी हमारा कथन सही हो गया, दूसरा वाला भी हमारा सही हो गया। तीसरा देखते हैं, वर्तमान क्षेत्र ईरान है, ये गलत है, क्योंकि वर्तमान क्या है बच्चों, वर्तमान इराक है। क्या है बच्चों, वर्तमान इराक है, ये ईरान नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसमें पहला और दूसरा हमारा सही हो जाए, ठीक है। तो पहला दूसरा किसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही हार्ट भी दे दूंगा ताकि और भी बच्चों को पता चले। सर ये क्वेश्चन बताओ तो फटाफट। क्वेश्चन ये है, दज्ला और फुरात नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो कि विश्व मार्ग से विख्यात है, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे विश्व मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। फटाफट से सारे बच्चे आंसर कीजिए, जिसका पहले सही आएगा उसको मैं पिन कर दूंगा, ओके। इसी प्रकार से इंग्लिश में तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरे में ये जो बता दिया गया कि ये ईरान का है, ये गलत है, क्योंकि ये ईरान नहीं, ये इराक का है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, अभिकथन और कारण है। अभिकथन हमारा क्या कहता है कि 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, ठीक है। अब ये फैसला क्या था जो कि जॉन मार्शल ने सुनाया था, फैसला ये था कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके स्वताधिकार वाले इलाके में जजिया कानून लागू नहीं होगा और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फैसला सुनाया था 1832 में जॉन मार्शल ने। अब क्या था फैसले में, तो ये कारण में पूरी बात बता दी गई है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या बोलेंगे, अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है बच्चों, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए हमें एक छवि दी गई है, आपको ये पहचानना है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है। क्या ये सम्राट ऑगस्टस है, कॉन्स्टेंटाइन है, चंगेज खान है, या फिर इनमें से नाम ही नहीं है कोई सा, ठीक है। तो ये सम्राट कौन से बच्चों, सोचिए सोचिए कौन से हैं, आपने बहुत बार देखा होगा इसको किताब में, कौन से हैं, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चाइना के साथ से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों को बढ़ावा मिला, जिससे इटली में नगरों के मुख्य भूमिका निभाई गई। अर्थात 12वीं सेंचुरी में जब मंगोलों ने चीन के साथ में एक मार्ग के द्वारा व्यापार शुरू किया था तो इसकी वजह से जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज थी इनके व्यापार को भी बढ़ावा मिला, ठीक है, बढ़ावा मिला। इटली के नगर जो थे उनमें मुख्य भूमिका निभाई। तो ये कौन सा मार्ग है, क्या वो समुद्री मार्ग था, व्यापार मार्ग था, जल मार्ग था, या फिर रेशम मार्ग, कौन सा था बच्चों, रेशम मार्ग, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। द सिल्क रोड। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, इस शब्द का मतलब ये होता है
कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, जहां पे वो रहता है उसका जन्म यहीं पे हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को नेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटिव, जो कि मौजूदा स्थान में पैदा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 10, पहला अफीम युद्ध, ठीक है, क्या कहा गया है? पहला अफीम युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य और चीन के किंग राजवंश के बीच कब लड़ा गया था, जिसे एंग्लो चीनी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो आपको ये पता चली कि जो पहला अफीम युद्ध है ये किसके और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य और चीन साम्राज्य के बीच में। चीन की तरफ से कौन था? किंग राजवंश। अब अफीम युद्ध को, प्रथम युद्ध को एक और नाम से जानते हैं, एंग्लो चीनी युद्ध। अब आपको बस बताना ये है ये कब हुआ था। तो सेकेंड, और जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो सेकंड हुआ था उसके आसपास का है ये। तो कब हुआ था भाई? 1839 से 1842 के बीच में, कुल 3 सालों तक ये चला था। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही आसान है। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किए थे उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपेट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपेट बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो मंगोलिया यायावरी समाज है इसके विषय में जानकारियों के क्या क्या स्रोत होते हैं? अर्थात मंगोलिया जो यायावरी साम्राज्य है इसके बारे में हमारे पास में क्या जानकारी के स्रोत हैं? तो सबसे पहला, बहुत सारे इतिवृत्तों से और बहुत सारे जो यात्रा वृत्तांत होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, नगरीय साहित्यकारों के जो दस्तावेज होते हैं इनके द्वारा भी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। यह यात्रा वृत्तांत इतालवी और लातिनी भाषा में भी उपलब्ध है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्शन जो डी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे राइट हैं। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा और 3 अलग अलग बातें भी पता चलेंगी। क्वेश्चन क्या है? सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आइए पहले हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा गलत है। तो सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पे नीचे से शुरुआत करते हैं या फिर यहीं से देखते हैं। देखो, सामंतवाद शब्द जो है ये एक जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। तो पहली बात, शब्द के बारे में जो जानकारी है वो सही हो गई। दूसरी, सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो कि सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है, अर्थात कृषि उत्पादन को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो सामंती व्यवस्था है इसमें लॉर्ड को कर देना पड़ता था, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड को कर नहीं देना पड़ता था बल्कि वो कर तो वसूलते थे। ठीक है, कृषक जो है वो लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें वे सैनिक सुरक्षा देते थे। तो कौन सा गलत हो गया बच्चों? ऑप्शन जो आपका सी वाला है कि लॉर्ड कर दिया करते थे इस व्यवस्था में, ये गलत हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस सदी में पादुआ और बोलेनिया यहाँ पे जो विश्वविद्यालय थे ये विधि अध्ययन शास्त्र के केंद्र बन चुके थे? किस ईयर में, किस सदी में बेसिकली? तो 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11th सेंचुरी में। आपने वो 11वीं शताब्दी में जो बदलाव हुए थे ना उसमें एक ये भी बदलाव था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन 15, जापान में जंग के बाद पहले चुनाव कब हुए? इसमें पहली बार महिलाओं ने भी मतदान किया था, अर्थात जब 1945 में, ठीक है, इसके ऊपर जो परमाणु बम गिराए जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके बाद में पहले चुनाव कब हुए जिसमें पहली बार महिलाओं ने मतदान किया था? ठीक है, ऐसे चुनाव जिसमें पहली बार जो महिलाएं थी इन्होंने मतदान किया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये तो आउट हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से, क्योंकि ये तो उससे पहले का है। तो या तो 40, 48 या 49 इनमें से कोई एक हो सकता है। तो फटाफट से देखेंगे किसमें होगा बच्चों? ऑप्शन बी, 1940 में हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक बार फिर से आपका यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है? पादरियों की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अगर आपसे पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि पादरियों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो आप ये 3 पॉइंट लिखना। सबसे पहला, पादरी जो हैं ये रविवार के दिन गांव में धर्म उपदेश देते हैं और गांव में सामूहिक प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, यानी कि उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना होता था।
धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लॉर्ड की तरह ही विस्तृत जागीरें होती थी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर बिशप कैसे संबंधित है, तो बिशप भी कहीं ना कहीं लॉर्ड से संबंधित ही है, इसीलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। आगे देखते हैं। अब देखिए बताया गया बच्चों कि जो उरूक नगर है ये कब से कब तक अस्तित्व में रहा, यानी कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक ये अस्तित्व में रहा था। तो फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए इसका अस्तित्व की शुरुआत हुई थी 4200 ईसा पूर्व से। कब से? 4200 ईसा पूर्व से। अब एंडिंग देखनी है 700 ईस्वी में, 400 या फिर 900 ईस्वी में कब हुई थी ये देखना है आपको बस। तो फटाफट से सोचो, ऑप्शन आपका सी है 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। ओके, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताओ बच्चों कि सुनहरा गिरोह का जो गठन था ये किसने किया था और रूस के स्टेपी क्षेत्र पर राज किया था। यानी कि सुनहरा गिरोह का गठन करने के बाद उसने रूस के जो स्टेपी क्षेत्र हैं इन पे राज किया था। तो ये किसने किया था भाई? ये किया था जोची ने। किसने? जोची ने। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कि ये व्याख्या जो है वो किसकी है, पुनर्जागरण की है, यथार्थवाद की है, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान की, या फिर रेनेसां व्यक्ति की है। किसकी बेसिकली ये व्याख्या है? व्याख्या सुनो, शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप दिया जिसे बाद में डैश कहा गया। यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पुनर्जागरण शब्द नहीं हो सकता, रेनेसां व्यक्ति नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि शरीर विज्ञान हो गया, रेखा गणित और भौतिकी। तो विज्ञान के अलावा रेखा गणित, भौतिकी, सौंदर्य सारी चीजें हो गई, कला हो गई, तो इसको बोलते हैं यथार्थवाद। क्या बोलेंगे इसको? यथार्थवाद बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी फिर से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम टाइम में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज हो। अब इसमें 3 नंबर में आपके 3 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है सन्यात सेन के 3 सिद्धांत, सन, मिन, चुई, इसके बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले सिद्धांत है बच्चों इनका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के अंतर्गत मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उसे सत्ता से हटाना, राष्ट्रवाद। ठीक है, फिर गणतंत्र, तो इसका अर्थ यह था कि एक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। ठीक है, समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? सन, मिन, चुई, इसके बारे में डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ये ए बी सी डी सारे के सारे आपके राइट हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, बहुत आसान। उत्तरी अमेरिका के जो सबसे पहले मूल बाशिंदे थे ये लगभग कितने साल पहले बेरिंग स्टेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते से आए थे, जिसका नाम था न्यू गिनी। ठीक है, क्या नाम था? न्यू गिनी। एक बार सही से लिखता हूं, इसका नाम था बच्चों न्यू गिनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले मूल बाशिंदे जो कि न्यू गिनी से आए थे, बेरिंग स्टेट्स आर पार फैले भूमि सेतु से, एशिया से आए थे। ठीक है, तो अब ये कितने साल पहले आए थे? 50,000, 10,000, 30,000 या फिर 80,000? तो ये आए थे बच्चों 30,000 साल पहले। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद इन 20 मिनट्स हमने अपने सेक्शन नंबर ए के, ठीक है, सेक्शन नंबर ए के जो हमारे टोटल 21 एमसीक्यूज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो अब आप सारे के सारे बच्चे अपना स्कोर बताओ कि 21 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी जो है इन दजला या फरात में से कौन सी नदी को विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता है, तो आंसर करो सारे बच्चे। जिसका पहले आएगा मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आर यू रेडी फॉर सेक्शन बी? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ से सेक्शन बी शुरुआत हो जाएगा जो कि 18 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो आपके 3 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2 में आपको अथवा मिलेगा, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी वीडियो जो है वो 40 से लेके 45 मिनट तक बन जाएगी, तो पूरी देख लेना, अच्छे समझा दूंगा। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि यूरोप वासियों के लिए जो मेसोपोटामिया था
ये महत्वपूर्ण क्यों था, वर्णन कीजिए। यानी कि यूरोपियों के लिए मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्यों था, तो आइए देखते हैं। इसकी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है वो इनके धर्म से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? वो इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इस मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया जा रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें जो शिमार है अर्थात जो सुमेर है, इसको ईंटों से बने शहर की भूमि कहा गया है। ठीक है, ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी का मुख्य पात्र को जियाउसूद्र कहा जाता है, जो कि इनके धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। 1960 के दशक में ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियां थी ये अक्सर सही नहीं माने जाते थे, यानी कि 1960 के आसपास इनको सही नहीं माना जाता था, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने आप अभिव्यक्त करती थी, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी। साथ ही इसमें एक जल प्लावन की जो कहानी है वो भी आ जाती है। तो इन सभी वजह से यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, धार्मिक तौर पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति काफी विस्मयकारी रही, जिसमें दजला और फरात नदियों का योगदान अहम रहा, वर्णन कीजिए। तो आपको क्या बताना है? जो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति है इसमें दजला और फरात नदियों की विशेषता बतानी है। तो आ जाइए विशेषता बताते हैं। ओके, देखिए जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था उसका आंसर देखिए हमने यहीं दे दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका मेसोपोटामिया सभ्यता में जो इसकी भौगोलिक स्थिति है इसमें दजला और फरात नदियों का योगदान। सबसे पहला, मेसोपोटामिया के खास करके जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं उनके लिए ये एक परिवहन का साधन थी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम थी। सेकंड, इनकी वजह से नदियों के पानी की वजह से और नदियों के आसपास का जो इलाका था, भूमि थी, वो मिट्टी जो होती थी वो उपजाऊ बनती थी। ठीक है, अब इसकी जलधारा से कई खेतों में कई फसलों की सिंचाई होती थी, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, मसूर, इस प्रकार से। दूसरा मतलब चौथा आ जाता है, जो फरात नदी है इसे विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो आंसर देखिए जो मैंने पूछा था यही मिल गया आपको, फरात नदी को विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। जहां जहां ये नदी अपना पानी पहुंचाती थी वहां के किसान, वहां के लोग, वहां की फसल, वहां के खेत अच्छे होते थे, सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। और जहां नहीं पहुंचती थी वहां पर सूखा हो जाता था, और अगर पानी ज्यादा पहुंचा दिया तो बाढ़ भी आ जाती थी। यानी कि अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव पड़ते थे इसके पहुंचने और ना पहुंचने के। ठीक है बच्चों, तो आगे समझ इसी तरीके से। तो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, मतलब है तो एक ही लेकिन अथवा मिला दे तो दो हो गए। वाई वाज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस, डिस्क्राइब। तो क्यों इंपॉर्टेंट है यूरोपियंस के लिए, आपके सामने ये पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मेसोपोटामिया वाज क्वाइट astonishing, in which the contribution of Tigris and Euphrates river has been important. Describe. तो कर देंगे किस प्रकार से बेसिकली है ये, तो आपके सामने सारे के सारे पॉइंट हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस पेपर में आपके लगभग 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम भौगोलिक स्थिति को ही समझेंगे, क्योंकि इनमें से एक ना एक तो आएगा आपका। ओके, तो उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक ही बार में ले आता हूँ स्क्रीन पे। ओके, तो हम समझ रहे हैं उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इसके विस्तार की बात। उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक ये फैला हुआ है, यानी कि उत्तर ध्रुवीय से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक। दूसरा, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये थोड़ा पथरीला है। ठीक है, और इसमें अरिजोना और नोवाडा की मरुभूमि आ जाती है। तीसरा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी इलाके की, पूर्वी मैदानों की, तो यहाँ पे ग्रेट मैदानी इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं जैसे कि मिसिसिपी, ओहियो वगैरह, और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। इसके दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो इसमें मैक्सिको आ जाता है, साथ ही कनाडा आ जाता है। कनाडा का 40% एरिया जंगलों से ढका हुआ है। ठीक है, जो कि इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। साथ ही यहाँ पे फिर कृषि की बात आती है। कनाडा में गेहूं, मक्का और फल, साथ ही मत्स्य उद्योग इसका महत्वपूर्ण कार्य है।
फिर खनिज संसाधन आ जाते हैं, जैसे कि तेल, गैस और भी अन्य खनिज संसाधन हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में उद्योग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कि उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति क्या है बच्चों। ठीक है, चलिए इंग्लिश में डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो एक्सटेंट क्या है इसका, वेस्टर्न रीजन कैसे कैसे है इसका, ठीक है, ईस्टर्न रीजन क्या है और 40% किस प्रकार से है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। इटली में जो नगर थे इनका पुनरुत्थान कैसे हुआ इसके बारे में। तो देखो बच्चों, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया, तब जाके इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ। अब देखेंगे, इटली जो कि एक कमजोर देश था वो अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति में पुनरुत्थान में सहायता की। अर्थात इटली जो कि कमजोर देश था, ठीक है, वो बहुत सारे टुकड़ों में पहले टूटा हुआ था, अब परिवर्तन हो रहे थे, तो इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति को पुनरुत्थान करवाया। ठीक है, हुआ ये कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ में रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं इसके व्यापार को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से अब व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, व्यापारी ज्यादा होंगे, है ना। अब व्यापार बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, तो इससे क्या होगा, इटली में जो नगर थे इनका विख्यात यानी कि ये डेवलप होने लगे। अब इटली में देखा जाए तो नगरों में खास करके फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, ये गणराज्य थे और बहुत सारे दरबारी नगर भी बनने लगे थे, जिनका शासन कौन चलाते थे, राजकुमार। इनमें सबसे अधिक जीवांत शहरों में पहला नाम वेनिस का है और दूसरा जिनेवा का है। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यानी कि जो ये इटली में नगरों का पुनरुत्थान हुआ, इसमें धनी व्यापारी महाजन ये थोड़ा बहुत भाग भी लिया करते थे। ओके, तो इस प्रकार से इटली में नगरों का पुनरुत्थान हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ डिड सिटीज रीजेनरेट इन इटली। तो किस प्रकार से हुई उसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। ओके, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं आपके। अगला क्वेश्चन नंबर 25, रोमन साम्राज्य में जो साक्षरता है इसकी स्थिति क्या थी, उदाहरण से बताइए। यानी कि रोमन साम्राज्य में क्या लोग पढ़े लिखे थे भी या नहीं थे, अगर थे तो कैसे, नहीं थे तो कैसे, ये बताओ। तो हम लिखेंगे, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि रोमन साम्राज्य में काम चलाओ जो साक्षरता की दरें थी ये बहुत ही अलग अलग रही थी, अलग अलग जगह पे, क्योंकि एक देश में तो था नहीं, बहुत सारे देशों में फैला हुआ था ये साम्राज्य, तो हर एक के हिसाब से अलग अलग थी। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण भी हमें देना था ना, तो उदाहरण है पोम्पई नगर में जो कि 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से खत्म हो गया, दफन हो गया। ये इस बात का ठोस प्रमाण देती है कि वहां पर काम चलाओ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। कहाँ पे, पोम्पई नगर में। ठीक है, इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपाइरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं, और ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपियों के द्वारा, लिपिक जो होते थे इनके द्वारा लिखे जाते हैं। ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि एक आमुक व्यक्ति का व खा पढ़ लिख नहीं सकता था। अर्थात एक तो आपको पोम्पई नगर का उदाहरण दे दिया, ठीक है, जो काम चलाओ साक्षरता को दर्शाता है। दूसरा उदाहरण है पेपाइरस का, और ऐसे में बहुत सारे पेपाइरस ऐसे मिले हैं, ठीक है, जिसमें संविदा पत्र हैं, और इन दस्तावेजों में ऐसी बहुत सारी बातें मिली हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि लोग जो थे, आम लोग, उन्हें का खा पढ़ना लिखना तक नहीं आता था। ठीक है, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लिए अच्छी थी, जैसे सैनिक, फौजी अफसर या फिर जो अधिकारी थे इनके लिए अच्छी थी। बाकी किसान हो गए, दास हो गए, इनके लिए कहाँ से शिक्षा आएगी, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो आपका 25 हो गया इस प्रकार से। इंग्लिश में देखें, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ लिटरेसी इन द रोमन एम्पायर। तो क्या स्टेटस है, क्या लिटरेसी है रोमन एम्पायर की, तो सारे के सारे पॉइंट आप यहां से देख सकते हैं बच्चों, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, समझा तो दिया ही मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं बच्चों। अभिजात वर्ग सभी वर्गों में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली होते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हमारे 3 वर्ग हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा अभिजात वर्ग है ये सबसे पावरफुल और सबसे अमीर होता है। क्या विशेषताएं होती है इसकी, देखो,
अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती है। कैसी हैसियत? उनके पास में जो भी उनकी संपदा है वो स्थायी होती है और उनका उन पर पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, विशेष हैसियत कैसे है कि अपनी संपदा पर पूर्ण अधिकार होता है उनका। उसके बाद अब ये लोग जो हैं यानी कि अभिजात, ये अपनी सैन्य क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनके पास में अपनी सामंती सेना भी थी। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते हैं क्योंकि मतलब न्यायालय भी लगा सकते हैं। तीसरा, वे अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते हैं केवल अपने एरिया के लिए, जहां पे उन्हें वो एक जगह दी गई राज करने के लिए। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति थे यानी कि ये जो अभी हमने बात करी है अभिजात वर्ग की, अभिजात वर्ग विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे। बड़ी बड़ी जो जमीनें होती हैं, कई हेक्टेयर्स में फैली हुई जमीनें, ये उनके स्वामी थे, जिसमें उनका घर, उनका निजी खेत, उनके जोत, चरागाह और असामी कृषकों के घर और खेत ये भी शामिल होते थे और उनका घर मेनर कहलाता था। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया कि अभिजात वर्ग की क्या क्या विशेषताएं रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं। द इलाइट क्लास वाज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल अमोंग ऑल द क्लासेस एक्सप्लेन। तो किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इस पेपर में हम 3-4 क्वेश्चन को भौगोलिक स्थिति के बारे में करेंगे क्योंकि इसमें से आपका एक ना एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति वाला। तो 27 क्या कहता है? चीन की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आ जाइए देखते हैं चीन की भौगोलिक स्थिति। देखिए, चाइना जो है बच्चों, ये एक विशालकाय महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें कई तरह की जलवायु पाई जाती है। अब इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की नदियां होती हैं। सबसे पहली होती है पीली नदी, जिसे हुआंगहे कहते हैं। दूसरी होती है यांगशी नदी, जिसे छांग जियांग कहते हैं। और ये जो छांग जियांग है ना, ये तो चाइना के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही पूरी दुनिया में देखा जाए तो तीसरी सबसे लंबी नदी है। और फिर तीसरे नंबर पे पल नदी आती है और देश का बहुत बड़ा हिस्सा इसका खाड़ी आ जाता है। हान का जो सबसे प्रमुख जातीय समूह है चीन का, ठीक है, चीन का जो हान है, ठीक है ना, हान, ये यहाँ का सबसे प्रमुख जातीय समूह है। प्रमुख भाषा है यहाँ की चीनी, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं, यानी कि चाइना में ऐसा नहीं है कि केवल हान ही सबसे प्रमुख है तो ये वाला, लेकिन और भी है वहाँ पे। ठीक है, भाषा वैसे तो चीनी है, लेकिन और भी भाषा के लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है, यानी कि चीनी खानों में देखा जाए तो हर एक जगह पे अलग अलग होता है। इसी में एक कहीं पे गेहूं है, कहीं पे चावल, कहीं पे मिर्ची मसाले, कहीं पे कैंटोनी और कहीं डिमसम। डिमसम का अर्थ होता है दिल को छू लेने वाला भोजन। ओके, अगला, आधुनिक जीवन की शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी के पश्चिम के साथ उसका पहला जो सामना होने के समय माना जाता है। अर्थात अगर हम ये देखें चाइना की आधुनिक चीन की शुरुआत की, तो 16th एंड 17th सेंचुरी में जब वेस्टर्न कल्चर के साथ में उसने अपना आमना सामना किया, ठीक है, कंपटीशन किया, तब हुआ। जेसुइट मिशनरियों ने चीन में खगोल विद्या, गणित, ऐसे बहुत सारी विज्ञानों पर भी जोर दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भौगोलिक स्थिति और कुछ एक्स्ट्रा 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। जापान की जो भौगोलिक स्थिति है इसका वर्णन कीजिए। तो भाई जापान में ऐसी कौन सी भौगोलिक स्थिति है? तो आ जाइए देख लेते हैं। देखो, जापान के बारे में तो सारे पॉइंट आपको एक ही बार में यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, बस ये आप देखिए। ठीक है, तो कैसे याद रखना है बच्चों? देखो, जापान जो है ये कैसा है? ये एक द्वीपीय श्रृंखला है। कैसा? द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है। इसमें बेसिकली 4 मुख्य द्वीप हैं। कौन कौन से? होशु, क्योशु, शिकोकु और होकाइडो। तो द्वीपीय श्रृंखला और 4 द्वीपीय देश। मुख्य इसके जो ये द्वीप हैं, इसका 50% एरिया जमीन एरिया जो है वो पहाड़ी है। इन चारों द्वीपों का 50% एरिया पहाड़ी है। जापान जो है वो बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, ये तो सभी को ही पता है। जापान की अधिकतर संख्या जापानी है और कुछ आयुन भी है, तो कुछ कोरिया अल्पसंख्यक भी हैं। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। जापान में जो चावल है ये बुनियादी फसल होती है। मछली जो है वो कच्ची मछली, साशमी सुशी, ये प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत भी होती है जापान के लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से कि चाइना की भौगोलिक स्थिति और जापान की। अब इंग्लिश में बात करते हैं। तो डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ चाइना
एंड जापान। तो सबसे पहले आप चाइना के बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए सारे के सारे पॉइंट, चाइना की क्या है पोजीशन, ओके, एंड देन जापान की क्या पोजीशन, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 6 है ना, इसके सॉल्यूशन को समझ लिया, जो कि पार्ट 1 का था हमारा, है ना। अब जो अगली वीडियो आएगी ना बच्चों, पार्ट नंबर 2 वाली, उसमें देखो हम अपने 3 सेक्शन कवर करेंगे। कौन कौन से? सेक्शन नंबर गा यानी कि खंड गा 8 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, खंड खा के अंदर जो स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर के वो देखेंगे, और 5वें खंड में जो आपका मैप होता है 5 नंबर का ये देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना बच्चों, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए। और हाँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी सैंपल पेपर नंबर 6 के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी से, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।